दो लफ्जों की है दिल की कहानी। ये कोई तरीका है प्यार करने का? प्यार करने का तरीका बाद में सिखाऊंगा, पहले ये बताओ कि तुम लोग हो कौन? दीवाना दिल संभालो, दिल चुराने आई हूँ मैं। सॉरी बेबी, कबाब में हड्डियां। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। आज के दौर में भले ही हिंदी फिल्मों में अंग्रेजी टाइटल बहुत आम बात है, लेकिन पुराने दौर में ऐसा नहीं था। इक्का दुक्का फिल्में ही अंग्रेजी टाइटलों वाली आती थी और फिर उस पर भी लोगों को समझना पड़ता था कि टाइटल अंग्रेजी में है मगर फिल्म हिंदी में है। इसलिए 6 अप्रैल 1979 को आई अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म द ग्रेट गैम्बलर को लेकर भी लोगों को कुछ ऐसा ही धोखा हुआ था। बता दें, इस फिल्म में अमिताभ बच्चन जहां डबल रोल में थे, वहीं जिन्नत अमान, नीतू सिंह, उत्पल दत्त, इफ्तिकार, ओम शिवपुरी व प्रेम चोपड़ा के अलावा कई और छोटे बड़े कलाकार भी अलग अलग किरदारों में नजर आए थे। लेकिन एक्शन, क्राइम, रोमांस, थ्रिल से भरपूर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई और फ्लॉप रही। हालांकि फ्लॉप रहते हुए भी द ग्रेट गैम्बलर फिल्म साल की 8वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही थी और फिर आगे चलकर ये क्लासिकल फिल्म भी बन गई थी। वैसे इस फिल्म के फ्लॉप होने का एक मेन कारण यह भी था कि इसकी शूटिंग का एक बड़ा हिस्सा काहिरा इजिप्ट, लिस्बन पुर्तगाल, वेनिस रोम इटली व नीदरलैंड समेत कई और इंटरनेशनल लोकेशन पर फिल्माया गया था, जिस वजह से इसका बजट तो थोड़ा ज्यादा था ही, साथ ही अमिताभ बच्चन के होने से डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी फिल्म काफी ज्यादा कीमत पर बेची गई थी। शक्ति सामंत ने 1967 में शम्मी कपूर के साथ एक फिल्म बनाई थी एन इवनिंग इन पेरिस, जिसकी शूटिंग उन्होंने पेरिस, स्विट्जरलैंड, यूएसए समेत कई और फॉरेन लोकेशन पर की थी। इसलिए फिर शक्तिदा ने इसी साल शम्मी कपूर के डबल रोल के साथ एक और फिल्म द ग्रेट गैम्बलर बनाने का भी फैसला कर लिया, जिसकी शूटिंग वे दोबारा फिर फॉरेन लोकेशन पर ही करने वाले थे। इसलिए इस फिल्म के लिए उन्हें बजट भी कुछ ज्यादा चाहिए था। सो ऐसे में फिर शक्तिदा ने ये फिल्म कैंसिल कर राजेश खन्ना के साथ एक कम बजट की फिल्म बनाई आराधना। अब राजेश खन्ना तब नए नए फिल्मों में आए थे, उनकी इंडस्ट्री में कोई खास पहचान भी नहीं हुई थी, लेकिन आराधना फिल्म की कामयाबी ने हालात बदल दिए और जल्द ही एक के बाद एक फिल्मों की कामयाबी से राजेश खन्ना सुपरस्टार कहलाए जाने लगे। बस ऐसे में फिर शक्तिदा के साथ भी उनकी जुगलबंदी खूब रही और शक्तिदा की कई फिल्मों में राजेश खन्ना नजर आए। लेकिन फिर 1974 के बाद से राजेश खन्ना का स्टारडम खत्म होने लगा और उनकी फिल्में पिटने लगी थी। ऐसे में फिर राजेश खन्ना के रिवाइवल के तौर पर जो सितारा तेजी से उभर रहा था वो थे अमिताभ बच्चन। इसलिए 1975 में आई दीवार व शोले जैसी फिल्मों की कामयाबी के बाद शक्तिदा ने अमिताभ बच्चन के साथ ही द ग्रेट गैम्बलर फिल्म बनाने का फैसला कर लिया, जिसे वे कभी 1967 में शम्मी कपूर के साथ बनाने वाले थे। यानी फिर इसकी कहानी 1944 में पब्लिश्ड एक बंगाली नॉवल विक्रमादित्य पर आधारित है। अब मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शक्तिदा द ग्रेट गैम्बलर फिल्म को पहले डायरेक्ट करने के साथ प्रोड्यूस्ड भी करने वाले थे, लेकिन फिर एक दिन प्रोड्यूसर सीवीके शास्त्री उनके पास आए। अब यहाँ थोड़ा सा सीवीके शास्त्री के बारे में भी बता दें कि वे बी आर चोपड़ा के लाहौर के कॉलेज के टाइम से दोस्त थे, जिस वजह से वे बी आर चोपड़ा की फिल्मों के शुरू से ही प्रोडक्शन कंट्रोलर भी रहे। और फिर इसी दौरान नंदा की बहन से शादी होने के बाद उन्होंने पहली फिल्म प्रोड्यूस्ड की नया नशा, जो 1973 में रिलीज हुई थी। हालांकि इस फिल्म से शास्त्री को काफी नुकसान झेलना पड़ा था। बस फिर इसी नुकसान की भरपाई की उम्मीद से शास्त्री शक्तिदा के पास गए थे और शक्तिदा ने भी फिर उन्हें निराश नहीं किया और द ग्रेट गैम्बलर फिल्म को प्रोड्यूस करने की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी। शक्तिदा ने 70 के दशक में अपने फेवरेट राजेश खन्ना के साथ ही मोस्टली फिल्में बनाई थी। हालांकि इन फिल्मों ने उन्हें तारीफ और अवार्ड तो खूब दिलाए, लेकिन ज्यादा कमाई करके नहीं दे सकी। बस इस वजह से फिर शक्तिदा का राजेश खन्ना से मोह भंग होने लगा और उन्होंने द ग्रेट गैम्बलर फिल्म में अमिताभ बच्चन को कास्ट कर लिया। इस तरह अमिताभ बच्चन के साथ पहली बार काम करते हुए शक्तिदा उनकी ईमानदारी के कायल हो गए, क्योंकि जब कभी वे सुबह जल्दी बुलाते या कोई टाइम फिक्स करते तो अमिताभ उसी टाइम पर हाजिर मिलते थे। और ये सब काफी कुछ राजेश खन्ना की वजह से भी था, जिनकी नंबर 1 की कुर्सी तब अमिताभ बच्चन ने एक तरह से छीन ली थी। इसलिए अमिताभ उन मेकर्स को अपने पाले में लाना चाहते थे जिनके राजेश खन्ना फेवरेट थे और शक्ति सामंत उन्हीं में से एक थे। वैसे अमिताभ अपने मकसद में काफी हद तक कामयाब भी रहे, क्योंकि शक्तिदा ने इसके बाद अमिताभ बच्चन के साथ एक और फिल्म बरसात की एक रात भी बनाई थी, जो कि 1981 में रिलीज हुई थी। लेकिन द ग्रेट गैम्बलर हो या फिर बरसात की एक रात, दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा सकी थी।
शोले फिल्म में गब्बर का किरदार निभाकर मशहूर हुए अमजद खान को भी शक्ति सामंत ने द ग्रेट गैम्बलर फिल्म में पहले कास्ट किया था, लेकिन फिर बाद में उनकी जगह उत्पल दत्त ने ले ली। हालांकि इसके पीछे की वजह कोई नाराजगी नहीं बल्कि एक अचानक से हुआ हादसा था जिसने अमजद खान की जिंदगी तबाह बर्बाद कर दी। अब हुआ दरअसल कुछ यूं कि इस फिल्म की मोस्टली शूटिंग गोवा में होनी थी, इसलिए मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जब अमजद खान मुंबई से गोवा के लिए निकले तो उनकी फ्लाइट मिस हो गई, जिसके बाद फिर उन्होंने कार से गोवा जाने का फैसला कर लिया। हालांकि गोवा जाते टाइम अमजद के साथ उनकी पत्नी भी थी जो 6 माह से प्रेग्नेंट थी। ऐसे में फिर रास्ता लंबा होने की वजह से और ड्राइवर को थोड़ा रेस्ट देने के लिए अमजद खान ने खुद ही गाड़ी ड्राइव करने का फैसला कर लिया। लेकिन फिर कुछ ही दूरी पर जाकर सावंतावाड़ी के पास एक ट्रक सामने आ गया और बैलेंस बिगड़ने से गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई। अब एक्सीडेंट इतना भयानक था कि अमजद खान की पसलियां टूट गई और वे कोमा में चले गए। बस इस तरह जब यह खबर गोवा में सेट पर मिली तो सभी को अमजद खान की चिंता सताने लगी। खासकर अमिताभ बच्चन कुछ ज्यादा इमोशनल हो गए, इसलिए वे तुरंत मुंबई के नानावटी हॉस्पिटल पहुंचे जहां अमजद खान एडमिट थे और उनका परिवार भी साथ था। अब अमिताभ ने अमजद खान के परिवार को दवाइयां दिलाकर घर भेजा ही था कि डॉक्टर्स को अमजद खान की सर्जरी के लिए परिवार के एक मेंबर के साइन की जरूरत पड़ गई, इसलिए फिर वो शख्स अमिताभ बच्चन ही थे जिन्होंने सर्जरी के लिए पेपर पर साइन किए। वैसे इस हादसे के बाद अमजद खान किसी तरह बच तो गए, लेकिन लंबे टाइम तक उन्हें व्हीलचेयर पर ही रहना पड़ा था। हालांकि इसके बाद अमजद खान ने फिल्मों में कमबैक भी किया, लेकिन एक टाइम उनका वजन इतना ज्यादा बढ़ गया कि उन्हें फिर काम मिलना बंद हो गया, जिस वजह से अमजद को कुछ बी ग्रेड फिल्मों में भी काम करना पड़ा था। लेकिन इसके बाद अमजद खान के चाहने वालों को तब और ज्यादा जोर का झटका लगा जब अमजद की 27 जुलाई 1992 को 52 साल की उम्र में ही मौत हो गई। यानी द ग्रेट गैम्बलर फिल्म के दौरान उनका एक्सीडेंट न हुआ होता तो वे फिल्मों में और भी ज्यादा दमदार किरदार निभाते और करियर भी काफी लंबा चलता। लेकिन इस एक्सीडेंट के बाद से उन्हें मिलने वाले रोल अलग तरह के होते चले गए। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट जानकारी ये भी दे दे कि द ग्रेट गैम्बलर फिल्म अमजद खान के लिए इतनी मनहूस थी कि जिस दिन उन्होंने ये फिल्म साइन की थी ठीक उसी दिन यानी 2 जून 1975 को उनके पिता जयंत की भी मौत हो गई थी। 70 के दशक में ही बोनी कपूर ने शक्ति सामंत के बतौर असिस्टेंट अपना करियर शुरू किया था और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो द ग्रेट गैम्बलर की मेकिंग के दौरान बोनी ने शक्ति सामंत को असिस्ट करने के अलावा एक और काम जो किया था वो था अमिताभ बच्चन के बॉडी डबल का। लेकिन फिर इसके बाद बोनी ने अपनी अलग राह पकड़ ली और फिल्म निर्माण में उतर आए और उनके प्रोडक्शन में बनी पहली फिल्म 1980 में आई हम 5 थी। द ग्रेट गैम्बलर फिल्म में अमिताभ बच्चन का डबल रोल था, इस वजह से उन्होंने और जीनत अमान ने फिल्म में एक तरह से ग्रे शेड का किरदार भी निभाया है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है दोनों के ही किरदार पॉजिटिव हो जाते हैं। वैसे फिर इसी साल आई फिल्म गोलमाल में गेस्ट अपीयरेंस को छोड़ दें तो जीनत अमान की 1979 के साल की इकलौती फिल्म थी, जबकि इससे पहले 1972 से लेकर 78 तक जीनत अमान की मल्टीपल फिल्में रिलीज होती थी। वैसे फिर अगले ही साल यानी 1980 में जीनत अमान ने एक बार फिर टॉप गियर लगा दिया था और वे रिकॉर्ड तोड़ 8 फिल्मों में नजर आई थी, जबकि इससे पहले 1977 का साल ऐसा था जब जीनत अमान की सबसे ज्यादा 7 फिल्में रिलीज हुई थी। द ग्रेट गैम्बलर फिल्म में कई नेगेटिव किरदार थे, जिनमें से एक सुजीत कुमार का निभाया मार्कोनी का किरदार भी था, जो अगर देखा जाए तो 1975 में देवानंद की फिल्म वारंट में निभाए सुजीत के ही थॉमसन के किरदार से इंस्पायर्ड था। वैसे फिर आगे चलकर हाउसफुल सीरीज की फिल्मों में चंकी पांडे का आखिरी पास्ता का किरदार भी कुछ ऐसा ही है जो सुजीत के निभाए इन्हीं किरदारों से इंस्पायर्ड है। Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! 1975 में आई शोले फिल्म की जबरदस्त कामयाबी के बाद सलीम जावेद की जोड़ी बॉलीवुड की नंबर 1 राइटर जोड़ी बन गए थे। यहाँ तक कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री में उनका खूब दबदबा भी हो गया था। बस ऐसे में फिर सलीम खान से अफेयर के चलते हेलन को कई फिल्मों में आइटम गानों से बढ़कर कई बड़ी भूमिकाएं करने को मिली थी, जिनमें ईमान धर्म इंकार और द ग्रेट गैम्बलर के अलावा कई और फिल्में थी। आप होशियार जरूर हैं, लेकिन आपके नाजुक हाथों में ऐसे हथियार शोभा नहीं देते। द ग्रेट गैम्बलर फिल्म को बड़े धूमधाम से रिलीज किया गया था, मगर फिल्म के पोस्टर पर द ग्रेट गैम्बलर जैसा इंग्लिश टाइटल देखकर लोग सोच में पड़ गए, जिसका इफेक्ट फिर फिल्म की कमाई पर भी पड़ने लगा था। सो ऐसे में फिर मेकर्स ने डिसाइड किया कि कोई नया टाइटल सोचा जाए, इसलिए हफ्ते भर के अंदर ही फिल्म के लिए नया टाइटल डिसाइड हुआ सबसे बड़ा जुआरी। जिसके बाद शहरों में इसी टाइटल के साथ फिल्म के पोस्टर जब दोबारा लगाए गए तो धीरे धीरे ये फिल्म लोगों के बीच पॉपुलर होने लगी और इसने लोगों को सिनेमाघरों में खींचना शुरू कर दिया।
द ग्रेट गैम्बलर फिल्म में एक सीक्वेंस होता है जहां एक मटन शॉप में अमिताभ बच्चन और एमबी सेठी पर एक फाइट सीन फिल्माया गया था, लेकिन सेंसर बोर्ड को इस पर ऐतराज था, जिस वजह से उन्होंने फिल्म को यू सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया। बस ऐसे में फिर शक्तिदा ने इस फाइट सीन को ही हटा दिया। हालांकि ये फाइट सीन अब यूट्यूब पर अवेलेबल है और देखने वालों को ये काफी अच्छा भी लगता है। द ग्रेट गैम्बलर फिल्म में संगीत दिया है आर.डी. बर्मन ने, वहीं गाने लिखने का काम किया है आनंद बख्शी ने, जिनके लिखे 5 गाने रखे गए हैं ऑडियो एल्बम में। अब इस फिल्म का गीत संगीत हिट था और 2 लफ्जों में है दिल की कहानी सबसे ज्यादा सुना जाने वाला गाना है, जो कि 1979 की बिना का गीतमाला के एनुअल लिस्ट में 18वें नंबर का गाना भी है। अब इस गाने की क्या ही तारीफ करें, इसके बोल, धुन और माहौल सब कुछ इतना कमाल था कि गुजरता वक्त भी इसे भुला न सका और ये एक एवरग्रीन गाना बन गया। वैसे इस गाने की धुन को आर.डी. बर्मन ने एक इटालियन एल्बम ऑटम लीव्स से लिया था और इस गाने को आशा भोसले ने गाया था। साथ ही अमिताभ बच्चन ने डायलॉग बोले थे और जो इटालियन बोल थे वो शरद कुमार ने गाए थे। और जानकारी के लिए बता देगी ये वही शरद है जिन्होंने डॉन में जिन्हें तमान के भाई रमेश का किरदार निभाया था, जिसे फिल्म की शुरुआत में ही डॉन मौत के घाट उतार देता है। द ग्रेट गैम्बलर फिल्म का गीत संगीत ही नहीं बल्कि इसका बैकग्राउंड संगीत भी अच्छा था, जो कि इसके बाद कई फिल्मों में इस्तेमाल भी किया गया था, जिनमें साकार रोमांस, खुदा कसम, खुददार, घुंघरू की आवाज, टेलीफोन हादसा, शरारा समेत कई और फिल्में भी हैं। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि आर.डी. बर्मन का बनाया टाइटल संगीत एलपी रिकॉर्ड्स में नहीं रखा गया था। असली सीन तो अब शुरू होगा। एक तो मुझसे काम कराते ऊपर से इल्जाम लगाते। आहिस्ता बोलो। फाइनली द ग्रेट गैम्बलर फिल्म की कहानी इंटरनेशनल गैंगस्टर, स्पाई और डिफरेंट देशों के खुफिया एजेंट्स और उनके अंडरकवर ऑपरेशन पर आधारित है। इसलिए जब फिल्म शुरू होती है तो एक एंटरटेनिंग थ्रिलर होने का एहसास कराती है, लेकिन धीरे धीरे ये साधारण सी होती चली जाती है और कहीं कहीं तो युवाऊ भी फील कराती है। लेकिन फिर वो अमिताभ बच्चन की मौजूदगी और बेहतरीन गीत संगीत ही है जो फिल्म को थोड़ा दिलचस्प बनाए रखता है। सो द ग्रेट गैम्बलर फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।